अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इस्राएली वज़ीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू के लिए नई हुकूमत तश्कील देने की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। वो गुज़श्ता 28 दिन से कोशिश कर रहे थे कि 2 सालों में चौथे गैर मुतनासिब आम इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत कायम कर सकें, लेकिन मंगल और बुध की दरमियानी रात को ख़त्म होने वाली डेडलाइन तक वो ऐसा ना कर सके। सदर रेवन अब किसी दूसरे सियासी रहनुमा से बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहादी हुकूमत तश्कील करने का कह सकते हैं, लेकिन इससे एक बार फिर मुल्क में हाल ही में होने वाले आम इंतखाबात को ख़तरा लाहक हो सकता है और इसराइल एक मरतबा फिर इलेक्शन की जानिब जा सकता है। यरूशलेम से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये इसराइल के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले रहनुमा नेतन्याहू के लिए एक धचका साबित होगा, लेकिन मार्च में आखिरी आम इंतखाबात के गैर नतीजा खेज साबित होने के बाद ये एक ऐसा नतीजा है जिसकी बड़े पैमाने पर पेशगोई की गई थी। सदर रेवलन अब किसी और रुकने पार्लिमान को नई हुकूमत की तश्कील के लिए 28 दिन का वक्त दे सकते हैं। इनकी जमात गुज़श्ता इंतखाबात में नेतन्याहू के दाएं बाजू के लिक्विड के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही थी। इन्हें फरीकीन को इकट्ठे करने के लिए इनके माबैन वसी नज़रियाती इख्तलाफात दूर करने का यकीनी तौर पर एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अगर सदर के जानिब से नामज़द किए गए रुकन पार्लिमान भी हुकूमत बनाने में नाकाम साबित होते हैं तो वो उम्मीदवार मुंतखब करने की ज़िम्मेदारी पार्लिमान को सौंप सकते हैं। अगर यहाँ भी नाकामी होती है तो इसराइल एक और आम इंतखाबात में जा सकता है। नेतन्याहू की बदउनवानी के सिलसिले में जारी मुकदमे की समाअत के बायस इसराइल में सियासी पेचीदगियाँ सामने आई हैं। इनके हरीफों का मौक़िफ़ है कि मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करते हुए इन्हें इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। बनियामीन नेतन्याहू ने इसराइल के वज़ीर आज़म की हैसियत से 15 वर्ष में 2 संगे मील अबूर किए। एक तो वो मुल्क के सबसे ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहने वाले सरबराह बने और दूसरा वो ऐसे पहले वज़ीर आज़म भी बने जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म के दौरान फ़ौजदारी के मुकदमात का सामना किया। इनके मुद्दा इन्हें मुतअद्दिद इलेक्शंस जीतने के बायस किंग बीबी और जादूगर के अलक़ाबात से नवाजते रहे हैं। ताहम इसराइल की दाईं बाजू की जमात लिक्विड के सरबराह को अब बदअनवानी के मुकदमात का सामना है और वो सियासत में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। माजी के इलेक्शंस में इनकी फतह दरअसल इनके ऐसे इमेज के मरहून मिन्नत है जिसके मुताबिक वो इसराइल को मशरिक़ वस्ता की ख़तरनाक फोर्सेस से महफूज रख सकते हैं। उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए भी ख़ास सख्त पॉलिसी अपनाई रखी और अमन की किसी भी बहस में सिक्योरिटी ख़दशात को सहरे फहरिस्त रखा है। वो इसराइल की बका को ईरान से लाहक ख़तरे के हवाले से भी बारहा ख़बरदार कर चुके हैं। बनियामीन नेतन्याहू सन 1949 में तेल अबीब में पैदा हुए थे। सन 1963 में इनके फ़ौज में ज़िम्मेदारी निभाने के बाद वो वापस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने MIT से बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। सन 1976 में नेतन्याहू के भाई युगांडा के शहर में एक हाई जैक होने वाले तैयारे से यरगमालियों को बचाने के लिए किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में हलाक हो गए। इनकी हलाकत का नेतन्याहू ख़ानदान पर खासा गहरा असर पड़ा और इनका नाम इसराइल में लेजेंडरी हैसियत से इख्तियार कर लिया गया। याहू ने अपने भाई के नाम पर एक दहशतगर्दी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और 1982 में वो अमेरिका के लिए इसराइल के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन तैनात हो गए। देखते ही देखते नेतन्याहू को अवामी तौर पर लॉन्च कर दिया गया। अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर रखने और मखसूस अमरीकी लहजे में बात करने वाले नेतन्याहू अमरीकी टेलीविज़न पर एक जानी मानी शख्सियत बनकर उभरे जो सही मानों में इसराइल की वकालत करते थे। नेतन्याहू को 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का मुस्तकिल नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। सन 1988 में जब वो इसराइल वापस आए तो उन्होंने मुल्की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की और लिक्विड जमात के एक नशिस्त पर कामयाब भी हुए, जिसके बाद इन्हें डिप्टी वज़ीर ख़ारजा तैनात कर दिया गया। इसके बाद वो जमात के सरबराह बन गए और फिर सन 1996 में वो इसराइल के पहले बराह रास्त मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म बने। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि रॉबिन के कत्ल के बाद कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाए गए थे।
याहू इसराइल के सबसे कम उम्र रहनुमा थे और वो पहले ऐसे वज़ीर आज़म थे जो रियासत के 1948 में वजूद में आने के बाद पैदा हुए। सन 1993 में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान होने वाले अमन मुआहदों की शदीद मज़म्मत करने वाले नेतन्याहू ने इक़्तिदार में आने के बाद 80% हिस्सा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में दे दिया। इस फैसले पर इन्हें मुल्क के दाएं बाजू के अफराद की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। 1999 में इन्हें इस वक्त इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा जब उन्होंने मुकर्ररा वक्त में 17 माह कबल इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया था। अमेरिका में सन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात और पॉलिसियों में रब्त नज़र आने लगा और इक़्तिदार संभालने के 1 साल बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इस फैसले से अरब दुनिया में तो गम और गुस्सा पाया गया क्योंकि ये तमाम ममालिक फ़लस्तीनियों की यरूशलेम के मशरक़ी हिस्से पर अपनी अजारादारी के दावे की हमायत करते हैं जो इससे सन 1967 की मशरक़ वस्ता जंग के दौरान छीन लिया गया था। ताहम इसके बायस नेतन्याहू को एक बड़ी सियासी और ख़ारजा फतह हासिल हुई थी। नेतन्याहू ट्रंप की ईरान पॉलिसी से भी बहुत खुश थे और उन्होंने सदर ट्रंप का ईरान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने और ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद करने के फैसले को खुश आइंद करार दिया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।